हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज एक मामले के आधार पे आपको मेंटेनेंस केस में कुछ समझाने वाला हूं। बहुत ध्यान से इस पूरी बात को समझना। दोस्तों, मेंटेनेंस केस में लोग कुछ गलतियां कर रहे हैं। कुछ ऐसी गलतियां, कुछ वो अपनी समझ से कर रहे हैं, कुछ पढ़ करके कर रहे हैं, कुछ सलाह लेकर के कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। और ये बेसिक गलतियां मान लीजिए हर दूसरे मामले में हमें देखने को मिल जाती है कि भाई इस मामले में उसने ऐसा कर दिया इसलिए नुकसान हो गया। देखो, एक बहुत सिंपल सी बात है। आपको मेंटेनेंस के मामले में यदि आप सैलरीड पर्सन हो, अपनी सैलरी स्लिप देनी होती है। और अगर आप सैलरीड पर्सन नहीं हो तो आपको अपनी इनकम का कोई प्रूफ देना होता है। लाइक अगर आप आईटीआर भरते हैं तो आपको अपनी आईटीआर देनी होगी। और अगर आप आईटीआर भी नहीं भरते और आपकी जॉब भी नहीं है, आप अपना कोई काम करते हो, तो आप पूरे तरीके से ऑफ रिकॉर्ड हो। फिर आप अपनी मर्जी से कुछ भी इनकम दिखा देते हो। अब दोस्तों, एक मामला जिसमें क्या था कि लड़के की सैलरी अच्छी थी, लेकिन उसने कुछ समय पहले जॉब छोड़ी, दूसरी जॉब ज्वाइन कर ली। अब जो दूसरी जॉब ज्वाइन करी वहां पर सैलरी थी काफी कम पहले के मुकाबले। यानी पहली वाली जॉब में अगर उसकी सैलरी 60,000 थी तो अभी उसकी सैलरी 15,000 हो गई। अब उसने वो 15,000 रुपए वाली सैलरी स्लिप लगा दी और साथ ही साथ ये भी मेंशन कर दिया कि पहले वो यहां पर जॉब करता था और अब वो यहां पर जॉब करता है। कोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ साफ मेंशन कर दिया कि भैया इसने इंटेंशनली जॉब छोड़ी है और जानबूझ करके 50,000 की जॉब छोड़ के 60,000 की जॉब छोड़ के 15,000 रुपए की जॉब कर रहा है और जो पहले वाली सैलरी थी उसी के आधार पर मेंटेनेंस बांध दिया। ये पूरे तरीके से गलत है। पता नहीं किसने इस तरह से सजेस्ट कर दिया। या तो भाई आप अपनी पहले वाली सैलरी स्लिप ही लगाते, या फिर अगर आप ऐसा कर रहे थे तो पहले से उसकी तैयारी करते, रिकॉर्ड बनाते कि हाँ भाई आप पिछले काफी समय से जो है 15,000 रुपए की जॉब कर रहे हो, और जब आप वो 15,000 रुपए वाली सैलरी स्लिप लगाते तो पहले की कोई बात ही ना करते। लेकिन आपने मतलब पता नहीं क्या किया, नुकसान हो गया। अब चैलेंज करने जा रहे हैं, लेकिन फायदा कुछ ज्यादा है नहीं, क्योंकि ऊपर वाली कोर्ट भी तो आपका नीचे वाला रिकॉर्ड ही देखेगी कि नीचे आपने क्या सैलरी स्लिप लगाई है, क्या लिखा है, उसी के आधार पर तय करेगी। तो एक तो बात ही हो गई। दूसरी बात होती है कि कई बार लड़की आपके माता पिता की प्रॉपर्टी को आपकी प्रॉपर्टी दिखाती है कि इसके पास तो इतने सारे खेत है और खेतों से भी इसे 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीना आता है, लेकिन एक्चुअल में वो खेत आपके होते ही नहीं। वो आपके पिता के नाम पे होते हैं या आपकी माता के नाम पे होते हैं या और किसी परिवार वालों के नाम पे होते हैं और वो आपके नाम पे नहीं है। फिर आप अपने मेंटेनेंस केस में मेंशन करते हो कि भाई वो जो खेत था वो मेरे नाम पे नहीं है, वो तो मेरे पिताजी के नाम पे है और वहां से जो अर्निंग होती है वो मेरी नहीं है, वो तो मेरे पिताजी की है। ये तरीका भी पूरे तरीके से गलत है। ऐसे में भी कई बार कोर्ट क्या करता है, अच्छा है तो आपकी पारिवारिक इनकम ही, उसमें आपका भी अंश होगा। आपको सिंपल कहना है कि जो लड़की कह रही है मेरे खेत खलियान है वहां से इनकम है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है और ना ही मेरी उस प्रॉपर्टी से कोई इनकम होती है। मेरे पास मेरी सैलरी ही एकमात्र इनकम है और उसके अलावा मेरी आय का कोई स्रोत अवेलेबल ही नहीं है। बात ही खत्म। वो खेत आपके पिता के नाम से है, माता के नाम से, बहन के नाम से, जिसके नाम से वो उनके हैं, आपके तो नहीं है ना। और लड़की कह रही है आपके, तो आप सिंपल डिनाई करो। आप किस बात का जस्टिफिकेशन देते हो? वो जस्टिफिकेशन दे करके आप खुद ही फंसते हो। ऐसे भी कई सारे मामले आ जाते हैं। अब दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। जहां पर लड़का ये कहता है कि जो मेरी पत्नी थी वो मेरे ऊपर दबाव बनाती थी कि ये आप प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, वो आपकी भी हो सकती है, आपके माता पिता की भी हो सकती है। आप ये बात लिख तो देते हैं, लेकिन जब आपका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो दूसरी पार्टी का लॉयर पूछता है आप जो ये कह रहे हैं कि पत्नी दबाव बनाती थी प्रॉपर्टी को उसके नाम पे करने के लिए, ये कौन सी प्रॉपर्टी है और ये किसके नाम पे है? कई बार तो आप ही के नाम पे होती है तो प्रॉपर्टी ही रिकॉर्ड पे आ गई, या कई बार होता है वो आपके माता पिता के नाम पे होती है लेकिन वो प्रॉपर्टी भी रिकॉर्ड पे आ गई। उसने पूछ लिया हाँ भाई अच्छा इस वाली प्रॉपर्टी के, वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे? अच्छा माता पिता के नाम पे। आप कितने भाई हो? यानी वो इस चीज को साबित करने की कोशिश करते हैं वहां पे कि वो जो प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हैं जो कि करंट टाइम पे आपके पेरेंट्स के नाम पे है, कल को आपके पेरेंट्स चले गए तो वो प्रॉपर्टी भी आप ही की है, यानी आप उस प्रॉपर्टी में हकदार हो। और अगर आप उस प्रॉपर्टी में हकदार हो तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि वो प्रॉपर्टी में भी आपका अंश है। तो एलिमनी डिसाइड करते हुए या मेंटेनेंस डिसाइड करते हुए उस प्रॉपर्टी को आपकी प्रॉपर्टी का अंश माना जाए। तो इसलिए दोस्तों कई बार होता है सरसरी तौर पर लोग पूछते हैं कि साहब मेरे पे मेंटेनेंस का केस आया था, मैंने एक रिप्लाई बनाया, क्या रिप्लाई ठीक है? और वो सरसरी तौर पर उसे पढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं होता है। आपकी पत्नी ने जो पिटीशन फाइल करी है उसकी एक एक लाइन को बहुत ही केयरफुली पढ़ करके जवाब की एक एक लाइन को बहुत ही केयरफुली डिजाइन करना पड़ता है। कई बार होता है कि एक रिप्लाई बनाया गया, देखने में इतना सा है, लेकिन उस इतने से रिप्लाई ने आपको इतना प्रोटेक्ट कर दिया है कि आप कहीं पे भी फंसेंगे नहीं। और कई बार होता है कि एक इतनी सी पिटीशन का 100 पेज का आपने रिप्लाई बना दिया, लेकिन उसके अंदर इतनी चीजें हैं
कि आपके लिए पूरा मुकदमा चलाना और उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। उस मुकदमे में तो फंसोगे ही, उसके अतिरिक्त जो बाकी के मुकदमे हैं वहां पे भी उन चीजों को वो यूज करेगी जो कि आपके क्रॉस से निकल करके आ जाएगा। तो यानी बहुत ही बैलेंस्ड वे में आपको चलना होता है। ज्यादा चतुराई दिखाना सही नहीं होता। आपको बहुत ही स्मार्टली सारी चीजें करनी है, बहुत ही स्मार्टली एफिडेविट डिजाइन करने हैं, बहुत ही स्मार्टली आपको अपने रिप्लाई तैयार करने हैं। और कई सारे मामले होते हैं। अभी रिसेंटली कल ही मेरी किसी से बात होती है, उन्होंने कहा सर आपने एक रिप्लाई बनाया था, वो हमने फाइल किया और लड़की का केस डिसमिस हो गया। ना ऐसे कैसे हो जाएगा भाई कि रिप्लाई डालते ही बोला आपने उसमें लड़की की कैपेसिटी इनकम बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर दिया था। कहने का मतलब उनका यह कहना था कि जो रिप्लाई था, रिप्लाई के अंदर लड़की ने तो बोला था मैं कुछ करती ही नहीं, हमारे पास जो कुछ था हमने बाकी किसी चीज पर फोकस ही नहीं किया। हमने फोकस केवल एक चीज पे किया, ये कितना कमाती है, कितनी कैपेबल है और कितनी अर्निंग पहले करती थी, कितनी अर्निंग आज करती है, क्या उसका स्टेटस है, पूरा रिप्लाई उस पर दिया। और हुआ क्या, लड़की ने जब उस ऑब्जेक्शन को पढ़ा, उसको लग गया कि मैं इसमें आगे फंसने वाली हूं, उसने कोर्ट में आना बंद कर दिया, केस डिसमिस हो गया। तो बहुत हद तक आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीजों को किस दिशा में ले जाते हैं। अब उसने आरोप लगा रखे है कि भाई मेरा पति इंपॉर्टेंट है, मेरी सास मेरे को मारती थी, ताने देती थी, ससुर दहेज मांगता था। तो उन चीजों का एक्सप्लेनेशन देने से फायदा क्या है कि नहीं नहीं नहीं, और फिर हम पूरी कहानी कथा लिख रहे हैं अपनी। उसको सीधा सीधा डिनाई कर दो आप कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। जब हुआ ही नहीं, आपने तो मना कर दिया ना, बस बात खत्म हो गई है। वो उसको खुद साबित करेगी, उसका बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है, जो कह रही है उसका केस है। आपको किस पर फोकस करना है, उसकी इनकम पे। उस एक पार्ट को पकड़ लो, इतना बढ़िया तरीके से पकड़ो कि वो अपने आप ही उनको रियलाइज हो जाए कि हमने झूठ बोला है, हम आगे फंसने वाले हैं। और कुछ मामलों में वो इसी तरह से आना बंद कर देती है। ऐसे कई सारे कमेंट्स भी हमें आते हैं जहां पे लोग कहते हैं कि सर मेरी पत्नी तो कोर्ट में आना ही बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि मन में डर है कि आगे जाएंगे तो फंसेंगे, 340 भी लगेगी और भी बहुत कुछ होगा। आना बंद कर दिया तो आप बच गए, आप उस चीज से निकल गए बाहर। तो दोस्तों इसी तरह से अगर आप थोड़ा सा सोच विचार किए मेंटेनेंस केसेस को चलाएंगे। अब मेंटेनेंस केस का मतलब 144 बीएनएसएस हो, 24 एचएमए हो, डीवी का एक्ट हो या किसी और एक्ट में कहीं पे भी उसने आपसे कुछ मौद्रिक लाभ मांगा है, मॉनेटरी बेनिफिट मांगा है, तो हर जगह पर आपको बहुत ही सोच समझ के चलना है। और जो आपका फोकस होगा वो केवल लड़की की अर्निंग, लड़की की कैपेसिटी, लड़की की स्टेटस, लड़की के पूर्व स्टेटस, पूर्व जॉब, करंट जॉब, उन सब चीजों पर रहना चाहिए। और जो भी मेहनत आप करते हैं वो इसी चीज के लिए करें कि आपके पास इन चीजों का प्रूफ इकट्ठा हो। बाकी उसने क्या एलिगेशन लगाए हैं वो हमने नहीं किया, उसके प्रूफ आप इकट्ठे करने बैठ रहे हैं मेंटेनेंस केस में, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर कुछ प्रूफ आपके पास है आप उसे अपने डिफेंस में दे देंगे, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा फोकस मत करिए, क्योंकि वो जो बोलती है वो अगर उसको साबित नहीं कर पाती है तो वो सारा उसके ऊपर। और मेंटेनेंस केस में आपको पता ही ये सब चीजें ज्यादा देखी भी नहीं जाती। लास्ट में एक अमाउंट का ही ऑर्डर हो रहा है, उस अमाउंट को ही आप बचा लो, बस आप सारी जंग जीत जाओगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।